नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली दुनिया का बादशाह, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और ये आप लोग स्वयं भी जानते हैं कि रामू को अपना पीछा किए जाने का अब तक स्वयं ही पता ना था। उल्टे वो आप लोगों पर ही मेरा जासूस होने का शक कर रहा था। आप ही बताइए, क्या ऐसा आदमी आपका बॉस होने लायक था? नहीं। तो ठीक है, आज से मैं आपका बॉस हूँ। आप मुझे पहचानते हैं और मैं आपको। हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और कल से ही हम बेहतर प्लानिंग के साथ सारे शहर में हंगामा मचा देंगे। और उसके बाद सेठ जगमोहन ने वहां पर मौजूद ब्लैक पैंथर ऑर्गेनाइजेशन के एजेंटों को आने वाले दिनों में उन्हें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है सब कुछ सिखाया। फिर उन सबको विदा करने के बाद, खूब, बहुत खूब सेठ जगमोहन, तुम सचमुच जीनियस आदमी हो। हम तुमको बहुत पैसा देगा। इसी हफ्ते तुमको 10 करोड़ का गोल्ड देगा। थैंक यू मिस्टर बोस। मगर तुम मिस्टर रामू पनवाड़ी का लाश का क्या करेगा? कैसे ठिकाने लगाएगा? कहें तो इसे तेजाब में डलवा कर गला दूं, या फिर भट्टी में डालकर जला दूं, या फिर किसी गटर या गंदे नाले में फिकवा दूं। तुम इसे किसी गंदे नाले में फिकवाओ। हम चाहता है कि यहाँ की पुलिस एवं सरकार की परेशानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। 3 दिन बाद विपिन को अस्पताल से छुट्टी मिली। विपिन के पिता टैक्सी द्वारा उसे घर लाए। विपिन की मम्मी उस रोज घर पर नहीं थी। विपिन को देखते ही वो प्रसन्नता से खिल उठी। विपिन विपिन की मम्मी उस रोज घर पर ही थी। विपिन को देखते ही वो प्रसन्नता से खिल उठी। विपिन, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, ठीक तो है ना तू? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। अपने कमरे में पहुंच विपिन ने नौकर को आवाज़ दे उससे पिछले 3-4 दिनों के अखबार मंगवाए। नौकर अखबार दे गया तो, अरे, रामू पनवाड़ी मार दिया गया। उसकी लाश उत्तम नगर के गंदे नाले में पाई गई। और ये क्या, विकासपुरी के एक शॉपिंग सेंटर में बम विस्फोट, हादसे में 30 मारे गए, 50 की हालत गंभीर। अब परसों एवं कल के अखबार भी देख लूं। और फिर विपिन ने सभी अखबार पढ़ डाले। हर रोज बम विस्फोट के हादसे की कोई ना कोई खबर अखबार में अवश्य थी। आखिर में विपिन ने आज का अखबार उठाया। उफ, आज के अखबार में भी यात्रियों से भरी एक बस में भयानक बम विस्फोट, लगभग 40 यात्रियों के शरीरों के परखच्चे उड़ गए, 30 की हालत चिंताजनक। तभी विजय ने उसके कमरे में प्रवेश किया। क्या पढ़ रहे हो विपिन? पढ़ रहा हूँ, अपने देश में राक्षसी प्रवृत्तियों के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे अमानवीय कांडों की दास्तान। क्या मतलब? देश में आतंकवादी संगठन हर रोज कहीं ना कहीं बम विस्फोट करवाकर निरीह बेकसूर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते विजय? कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस दिल में हौसला होना चाहिए। हौसला? हौसला क्या करेगा विजय? चुपके से कोई व्यक्ति यदि एक बम कहीं रखकर चला जाता है, किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ती, इसमें किसी का क्या दोष? और फिर बम फटने पर जो बेगुनाह मारे जाते हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार तुम किसे ठहराओगे, जबकि तुम ये जानते तक नहीं कि बम वहाँ किसने रखा था। छोड़ो ये बोझिल टॉपिक, आओ बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। दोनों बाहर लॉन में पहुंचे। कोठे के पिछवाड़े बना ये लॉन बड़ा ही खूबसूरत था। वहाँ इजी चेयर्स एवं सेंटर टेबल पहले से ही पड़ी थी। विजय एवं विपिन चेयर्स पर बैठ गए। अब बताओ, तुम अस्पताल कैसे पहुंच गए थे? मैंने अंकल एवं आंटी से काफ़ी पूछा, मगर उन्होंने तो गोलमोल उत्तर देकर टाल दिया। ये भी नहीं बताया कि तुम किस अस्पताल में हो। दरअसल ज़्यादा गंभीर बात तो थी नहीं, इसलिए पापा टाल गए। वैसे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे थे। और फिर विपिन ने विजय को वोल्गा होटल में घटी सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी।
यानी बोलगा होटल में हुए खून खराबे में जिस एकमात्र व्यक्ति रामू पनवारी को तुमने देखा था वो भी मार डाला गया और मेरे डैडी तो बोलगा होटल पहुंचे ही नहीं थे। ये तुम कैसे कह सकते हो सकता है वो वहीं कहीं छिपे रहे हों। नहीं हो सकता, क्योंकि उस रोज शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक मैं डैडी के साथ था। डैडी अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में मुझे भी अपने साथ ले गए थे। पार्टी ओबराय होटल के विशाल पार्टी हॉल में दी गई थी और बहुत सारे अमीर एवं सम्मानित लोग पार्टी में मौजूद थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे डैडी ने जिस व्यक्ति को वोल्गा होटल के 7 नंबर कमरे में 7 बजे बुलाया था उसे वो जान से मार देने या मरवा देने की प्लानिंग किए हुए थे। ठीक कहते हो। और निश्चित रूप से वो व्यक्ति या तो गोगा बदमाश ही रहा होगा या फिर वो भी स्वयं नहीं आया होगा। उसमें तुम्हारे डैडी की हत्या के लिए गोगा को रूम नंबर 7 में टाइम बम फिट करने के लिए भेजा गया होगा। तुम्हारी दूसरी बात ही ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि डैडी का भेजा व्यक्ति जब गोगा की हत्या करके भागा तो उसे भी मार दिया गया। उसे तो रामू पनवारी ने मारा था, मैंने देखा था। मुझ पर भी उसी ने गोली चलाई थी और अगले ही दिन रामू पनवारी को भी किसी ने मारकर उत्तम नगर के बड़े नाले में फेंक दिया। इसका मतलब तो ये है विपिन कि रामू भी किसी की कठपुतली था, मगर किसकी? वेल डन मिस्टर जगमोहन, हम खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। ग्राहम बुश खुश हुआ, तुमको इनाम देगा, हम बहुत इनाम देगा। थैंक यू मिस्टर बुश, आप मुझे माल दीजिए, मैं रोज़ 2-4 जगह बम फटवाने की कोशिश करता रहूँगा। सिर्फ बम फटने से कुछ नहीं होगा, हर बार बम फटने के साथ ही 25-50 लोग मरना भी चाहिए। और हम चाहता है कि इस बार कोई बड़ा हादसा होना चाहिए। बड़ा हादसा? ठीक है, इस बार ऐसा बड़ा हादसा होगा मिस्टर बुश कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उधर विपिन, मेरे दोस्त, मुझे लगता है मेरे डैडी गलत किस्म के काम करते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करूं। भगवान पर भरोसा रखो मेरे दोस्त, और स्वयं को हर बुराई से दूर रखो। अच्छा चलूं, कल फिर आऊँगा। अगर तुम्हारे मम्मी पापा इजाज़त दें तो कल हम मूवी देखने चलें। मूवी? हाँ, कल से अमिताभ बच्चन की नई फिल्म लग रही है। मैंने जानकी सिनेमा हॉल के 2 टिकट बुक करवा लिए हैं। प्रोग्राम बन गया तो ठीक, वरना टिकट का क्या है, फाड़ कर फेंक देंगे। विजय के जाने के बाद विपिन ने टीवी ऑन कर दिया और न्यूज़ सुनने लगा। आज रेलवे स्टेशन पर एक बम विस्फोट से वहां मौजूद कम से कम 50 यात्री मारे गए और बहुत से यात्री बुरी तरह घायल हो गए। बम एक कूड़ेदान में पड़ा था। फिर एक हादसा, जाने कब इन आतंकवादियों को ये अक्ल आएगी कि निर्दोषों का खून बहाना उचित नहीं है। आखिर हर मरने वाला किसी न किसी का अपना होता है। भगवान, इन आतंकवादियों का कोई रिश्तेदार, बेहद प्यारा, अपना भाई, पिता या पुत्र अगर इन हादसों का शिकार हो जाए तो? उसी रात। वेल डन मिस्टर जगमोहन, आज हमारा तबीयत खुश हुआ। अब कल भी ऐसा ही एक हादसा होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें मिस्टर बुश, कल का हादसा इससे भी ज़्यादा जोरदार होगा। गुड, सुनकर हम खुश हुआ। ये लो आज का इनाम, हम तुमको हीरो के रूप में देता है। हीरे? हाँ, इस ब्रीफकेस में 1 करोड़ के हीरे हैं। हाँ, अब बताओ कल तुम किधर में हंगामा करता है? कल हम एक ही जगह एक ही वक्त में कम से कम 4 बमों को विस्फोट करने जा रहे हैं। पूरा प्लान बन चुका है, हमारे आदमी पूरी तरह तैयार हैं और हमेशा की तरह हम कामयाब होंगे। फिर सेठ जगमोहन ने ग्राहम बोस को अपनी योजना के बारे में बताया। वाह, सुनकर ग्राहम बोस खुश हो गया। अब तुम सिर्फ काली दुनिया के बादशाह ही नहीं हो जगमोहन सेठ, अब तुम आतंकवादियों के बादशाह भी हो। थैंक यू मिस्टर बोस, ये सब आपकी बदौलत ही है। नहीं, हमारी बदौलत नहीं, हम तो रामू पनवाड़ी जैसे नालायक को ब्लैक पैंथर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनाया था।
मगर ये तुम था जो हमारे बारे में जानकारी हासिल करके हमसे मिला और तुमने साबित किया कि रामू पनवारी किसी गैंग का बॉस होने लायक नहीं था। वैसे रामू पनवारी बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति था, मगर वो सचमुच बॉस होने लायक नहीं था। तुम हमारे लिए ऐसे ही काम करता रहेगा तो हम तुम्हें बहुत दौलत देगा जगमोहन सेठ, बहुत हीरे देगा तुमको, सोना देगा, स्मैक और हेरोइन देगा। उसी रात अपने कमरे में, वाह हीरे! सेठ जगमोहन सोते सोते बड़बड़ा रहा था। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर विजय की आंखें खुल गई। डैडी क्या बड़बड़ा रहे हैं? हीरे? लगता है कहीं से डैडी के हाथ बहुत सारे हीरे लग गए हैं। अगली सुबह नाश्ते के वक्त, डैडी आपके पास बहुत सारे हीरे कहाँ से आ गए? हीरे? कैसे हीरे? हीरे आपके हाथ लगे तो हैं डैडी, तुम्हें कैसे मालूम? रात को आप नींद में बड़बड़ा रहे थे। नींद में? ओह, वो मैं यूं ही कुछ बड़बड़ा रहा होऊंगा। यूं ही नहीं डैडी, कोई बात अवश्य रही होगी, बल्कि मुझे तो लगता है। क्या क्या लगता है तुम्हें? यही कि आप जरूर कोई गलत धंधा करते हैं। विजय, चिल्लाइए मत डैडी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मैं जानता हूँ आप जो कुछ भी कमा रहे हैं मेरे लिए ही कमा रहे हैं। मगर डैडी, हम दो प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए। ईमानदारी की रूखी सूखी खाकर भी हम जिंदा रह सकते हैं। खामोश बदतमीज, बाप के सामने जुबान चलाते शर्म नहीं आती? कल का पैदा हुआ छोकरा मुझे सही गलत की शिक्षा दे रहा है। ठीक है डैडी, मैं खामोश हो जाता हूँ। आप कहेंगे तो हमेशा के लिए खामोश हो जाऊँगा। आपसे फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मगर कभी ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा डैडी, 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए हमें भी उतने अन्न की दरकार होती है जितना किसी गरीब को, या सोने चांदी की रोटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और फिर विजय नाश्ते की टेबल से उठकर एक झटके से ये कहता हुआ चल दिया, मैं अपने दोस्त विपिन के साथ आज फिल्म देखने जा रहा हूँ डैडी। दोपहर का लंच उसी के साथ कर लूँगा। आप लंच पर मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। विजय अपने घर से सीधा विपिन के घर पहुंचा। विपिन की मम्मी से इजाज़त ले विपिन को अपने साथ लेकर वो फिल्म देखने के लिए निकला। विपिन के पापा घर पर नहीं थे, किंतु विपिन पापा से पहले इजाज़त ले चुका था। बाहर निकलकर वे गौरी शंकर मंदिर के निकट पहुँचे। 2 मिनट के लिए मंदिर में होले विपिन? ज़रूर, भगवान के दर्शन के लिए भला कैसा इनकार। मंदिर में, हे भगवान, हो सके तो मेरे डैडी के पापों की सज़ा मुझे दे दो। मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करता हूँ, उनका अहित नहीं चाह सकता। किंतु मैं जानता हूँ मेरे डैडी कोई ना कोई गलत काम अवश्य करते हैं। भगवान, उनके हर पाप की सज़ा मुझे दे दो। तुम बहुत भावुक हो रहे हो विजय। हाँ, लेकिन मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। उधर ठीक 12:15 बजे, क्रिंग क्रिंग। हेलो सेठ, जगमोहन स्पीकिंग। बॉस, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। हमने जानकी सिनेमा में 4 बम फिट कर दिए हैं। ठीक 15 मिनट बाद सभी बम एक साथ फट जाएंगे। वेरी गुड। अब्दुल से बातचीत करके सेठ जगमोहन ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि उसे एकाएक ख्याल आया, अरे विजय भी तो कोई फिल्म देखने जाने का जिक्र कर रहा था। ओह नहीं, वो अमिताभ बच्चन का फ़ैन है, उसका दीवाना है। उसकी फिल्म हॉल पर ही देखनी पसंद करता है। कहीं वो जानकी सिनेमा पर ही तो नहीं गया है? ओह नहीं, मैं उसके दोस्त विपिन को यहाँ फ़ोन करता हूँ। सेठ जगमोहन ने विपिन के यहाँ फ़ोन किया तो विपिन के मम्मी ने बताया, विपिन और विजय तो जानकी सिनेमा पर अमिताभ की नई फिल्म देखने गए हैं। नहीं। और फिर बिना कुछ सोचे समझे आंधी तूफान की तरह सेठ जगमोहन ने अपनी कार जानकी सिनेमा की ओर दौड़ा दी। घर थोड़ी ही देर बाद आनन फानन में ही सेठ जगमोहन जानकी सिनेमा हॉल के भीतर पहुंच गया। और फिर सुनो सुनो, हॉल में बम फटने वाला है, सब लोग जल्द से जल्द हॉल खाली कर दें। चूँकि हॉल में विपिन और विजय को तलाश करने का वक्त सेठ जगमोहन के पास नहीं था, इसलिए वो चिल्लाता चला गया। हॉल में तुरंत ही भगदड़ मच गई। सेठ जगमोहन स्वयं भी बाहर भागा। उसे विश्वास था कि विपिन एवं विजय भी भागकर बाहर आ पहुंचेंगे, किंतु वो बाहर पहुंचा ही था कि
भड़ाम भड़ाम। सेठ जगमोहन, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर मैंने किया क्या है? हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि शहर में होने वाले बहुत से बम विस्फोटों के पीछे आपका हाथ है। आपके बहुत से एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब्दुल एम चंदर को पुलिस तलाश कर रही है। 2 मिनट ठहर जाओ इंस्पेक्टर, मेरा बेटा इसी हॉल में फिल्म देखने गया हुआ है। जरा वो बाहर निकल आए, उसे ठीक ठाक देख लूँ। तुम्हारा बेटा, यू मीन विजय? हाँ इंस्पेक्टर। ओह माय गॉड, इसका मतलब है मेरा बेटा बिपिन विजय के साथ इसी हॉल में फिल्म देखने आया है। हाँ इंस्पेक्टर। तभी अस्त व्यस्त हालत में बिपिन हॉल से बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। पापा! दूर खड़े अपने पापा को देख बिपिन चिल्लाया। अरे बिपिन, तुम ठीक तो हो? और विजय कहाँ है? तुम तो उसी के साथ थे ना? उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए पापा। मुझे बचाने के लिए उसने एक तरफ धक्का दे दिया और स्वयं बम की चपेट में आ गया। नहीं। और सचमुच बाप के पापों की सजा बेटे ने झेल ली। जानकी सिनेमा हॉल बम विस्फोट कांड में घायल तो बहुत से लोग हुए थे, किंतु मरने वाला एक ही था, विजय। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।